तो हम लोग यहाँ पर इंडिकेटर्स के बारे में बात कर रहे थे कि एसिड और बेस में इंडिकेटर्स के जो कलर रहते हैं वो आपके अलग अलग हो जाते हैं। जैसे रेड कैविश के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये रेड रहता है इन एसिडिक मीडियम, रेड इन एसिडिक मीडियम, और आपका ये ग्रीन हो जाता है किसमें, बेसिक मीडियम में, इन बेसिक मीडियम। ठीक है, अनियन का मैंने आपको बता दिया था, इसकी स्मेल गायब हो जाती है, स्मेल डिसअपियर्स इन बेसिक मीडियम, जबकि एसिडिक मीडियम में इसकी स्मेल गायब नहीं होती है। ठीक है, बट नॉट इन एसिडिक मीडियम। तो ये एसिड्स जो रहते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं अपने एक्वस सॉल्यूशन में। तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं। कौन, एसिड्स। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस स्टेट, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस स्टेट। मैंने आपको ये बताया था, क्या बताया था, कि एसिड को अगर हम पानी के अंदर डालते हैं तो वो अपने आयंस देते हैं, और आयंस जो रहते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये केमिकल बॉन्डिंग में भी मैंने आपको ये बात बताई थी, है ना। जैसे हमने किसी एसिड को लिया, इसे पानी के अंदर डाला, तो ये क्या बनाएगा, H3O पॉजिटिव आयन, और क्या बनाएगा, Cl नेगेटिव आयन। ये आयंस हैं, और आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज के लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब ये किसी के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग देखने जा रहे हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल, रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल। ठीक है, तो अगर हम एक्टिव मेटल्स को लेते हैं तो इसके साथ सभी एसिड्स रिएक्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमने लिया मैग्नीशियम को, हमने लिया जिंक को, हमने लिया आयरन को। एक्टिव मेटल्स उन्हें कहते हैं, अभी आप रिएक्टिविटी एक सीरीज पढ़ोगे जिसमें हाइड्रोजन के ऊपर जो भी मेटल्स होते हैं उन सबको एक्टिव मेटल कहा जाता है। हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल्स होते हैं उन सबको एक्टिव मेटल कहा जाता है। ये एक्टिव मेटल जो रहते हैं ये आपके डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4 किसी के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। डाइल्यूट, समझ में आ रही है बात। ये ले लिया H2SO4, तो रिएक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, तो ये मेटल हाइड्रोजन को हटा देते हैं और अपना क्या बनाएंगे, MgCl2, और प्लस क्या निकलेगा, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। H2SO4 से रिएक्ट करेगा, ठीक है। जब H2SO4 से रिएक्ट करता है तो ये बनाएगा ZnSO4 और प्लस H2 गैस लिक्विड। Fe से रिएक्ट करिए तो ये बनाएगा Fe2SO4 और प्लस H2 गैस लिक्विड, हाइड्रोजन गैस लिक्विड। समझ में आ गई बात, ठीक। हाँ, एरो का मतलब होता है बेटा ये गैस है, ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है, और नीचे की ओर जो लगता है उसका मतलब ये इनसॉल्युबल होता है, तो हम उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेट, पीपीटी से दिखाते हैं, ठीक है। अब यहां नोट करने लायक क्या बात है, तो नोट करने लायक एक खास बात है कि जो HNO3 होता है ये अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये मैंने आपको कहां बताया था, जब बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ाई थी। इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है डाइल्यूट फॉर्म में भी और कंसंट्रेटेड फॉर्म में भी।
स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये इन मेटल से रिएक्ट तो करेगा लेकिन हाइड्रोजन नहीं बनाएगा। इट विल रिएक्ट विद मेटल बट डू नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन। तो क्या बनाएगा? तो जैसे अगर हमने इसकी जिंक के साथ में रिएक्शन करा दी HNO3 और HNO3 हमने कैसा ले लिया, जैसे हमने ले लिया हॉट प्लस कंसंट्रेटेड, तो ये क्या बनाएगा? तो मैं आपको ये पहले ही बता चुका हूं ये सारी चीजें। ये किस किस का फॉर्मेशन करता है। ये NO2 बनाएगा प्लस ये H2O बनाएगा और प्लस नेसेंट ऑक्सीजन निकालेगा। नेसेंट ऑक्सीजन Zn के साथ में रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? ZnNO3 का होल। तो देखो ये जो H2 था इसने इस हाइड्रोजन को भी ऑक्सीडाइज करके इसके साथ में क्या लगा दी? ऑक्सीजन। तो H2 तो नहीं निकालना ना, तो HNO3 का हम कभी भी यूज नहीं करेंगे। अगर हमें हाइड्रोजन बनाने की प्रोसेस करनी है तो हाइड्रोजन इससे HNO3 से नहीं बन पाएगा। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई सभी को ये बात? ठीक है। हाँ, लेकिन अगर हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारा देखो मेन एम हाइड्रोजन बनाने का है, मेन एम किसे बनाने का है, तो ये रिएक्शन इसे तो पूरा नहीं कर पाएगी क्योंकि ये हाइड्रोजन को भी ऑक्सीडाइज कर देगी और वाटर का फॉर्मेशन कर देगी। ठीक है। पर अगर आपने कसम खा रखी है कि नहीं हमें तो सर हाइड्रोजन ही बनाना है इससे, तो हम क्या करें? तो हम HNO3 का वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन लें। वेरी डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट का मतलब कितना हो गया? 1%। 1% का मतलब 99% इसमें वाटर है और 1% सिर्फ HNO3 है। ठीक है। 99 ml वाटर लिया और 1 ml हमने HNO3 डाला, तो ये 1% सॉल्यूशन यहां पर बन गया आपका। और इसकी रिएक्शन सिर्फ मैग्नीशियम या मैग्नीज, ओनली मैग्नीशियम और मैग्नीज, ये दो ही इस काम को कर पाते हैं कि इससे रिएक्ट करके जैसे MnNO3 का होल ट्वाइस मैग्नीज नाइट्रेट का फॉर्मेशन करेगा और हाइड्रोजन गैस निकालेगा। तो बहुत जरूरी कंडीशन है कि एक तो वेरी डाइल्यूट होना चाहिए और दूसरा सिर्फ मैग्नीशियम और मैग्नीज, यही हाइड्रोजन गैस को निकाल सकते हैं, इसके अलावा कोई और नहीं निकाल सकता। तो याद रखने लायक बात यही है। बाकी सारी चीजें तो आपको ये रिएक्शंस तो करनी आती। ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन होती है इसकी रिएक्शन विद बेस। रिएक्शन विद बेस, तो बेस के साथ में रिएक्शन, और बेस के साथ में एसिड रिएक्ट करेगा तो इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो एसिड रिएक्ट करते हैं, एसिड रिएक्ट विद बेस, तो ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं सॉल्ट एंड वाटर। ओनली, ये ओनली वर्ड बहुत जरूरी है यहाँ। ठीक है। कैसे? जरा देखिएगा। हमने ये लिया CaO और मिलाया H2SO4, तो इसने क्या बनाया? CaSO4 का होल, जी नहीं CaSO4, और प्लस ये किसका फॉर्मेशन दिया? H2O का। ठीक है। हमने NaOH लिया और इसकी रिएक्शन HNO3 के साथ करा दी, तो ये क्या बनाएगा? NaNO3 और प्लस H2, और ये करना आपको आता ही है। ये कैसे निकलेगा? H प्लस, ये कैसे निकलेगा? NO3-1। ये सब मैंने आपको बता रखा है Na प्लस में। इसके नेगेटिव के साथ इसके पॉजिटिव को लगा दीजिए, इसके पॉजिटिव के साथ इसके नेगेटिव को लगा दीजिए, बैलेंस इस पे कर। समझ में आ गया? तो इस रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमेशा क्या होती है? एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक का मतलब हीट रिलीज करती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड ऑन सॉल्ट्स। एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड ऑन सॉल्ट्स। ठीक है। बहुत आराम से आप यहां पर ये एक्शन को बता सकते हो क्योंकि ये सारी रिएक्शन आपने पढ़ी हैं। ठीक है। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम देखेंगे कौन से सॉल्ट्स।
तो सबसे पहले हम देखेंगे मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स के साथ। तो आप लोग मुझे प्रोडक्ट बताएंगे इसका क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। देखिए CaCO3 की रिएक्शन करा दी हमने किसके साथ, HCl के साथ। क्या बनेगा बेटा बताइए। हाँ वेरी गुड, CaCl2 H2CO3 बन गया कि नहीं? बिल्कुल गलत। मैंने क्या बताया था? हाँ 4 कंपाउंड याद रखना, कौन कौन से? H2CO3, H2SO3, NH4OH और HNO2। ये कभी भी प्रोडक्ट की साइड बनेंगे तो ये स्टेबल नहीं होंगे। ये 4 कंपाउंड कभी भी प्रोडक्ट की साइड बनेंगे तो स्टेबल नहीं होंगे, तो ये किस में टूट जाएंगे? तो सब में से पानी निकाल दो, सभी में से पानी निकाल दो। तो यहां से पानी निकाला तो क्या बचा? H2O निकाल दिया तो क्या बचा है? CO2। यहां से पानी निकाल दिया तो क्या बचा है? SO2। यहां से पानी निकाल दिया क्या बचा है? NH3। यहां से पानी निकलेगा नहीं, एक ही हाइड्रोजन है, तो हमने इसके आगे 2 लगाया। तो यहां पर क्या हो गया? तो देखिए HNO2 और ये कर दिया हमने HNO2, हमने ये H2O को निकाल दिया। तो यहाँ क्या बचेगा? NO और NO2। तो ये हो जाएगा H2O प्लस NO प्लस NO2। ठीक है, तो यहाँ क्या बना है? H2CO3 बना है। और ये स्टेबल नहीं होता है, तो स्टेबल नहीं होता है तो तुरंत आपका ये टूटकर क्या बनाएगा? H2O प्लस CO। ऐसे ही हमने बाइकार्बोनेट ले लिया यहाँ पर NaHCO3, इसकी रिएक्शन भी हमने HCl के साथ करा दी। क्या बनेगा बताइए? NaCl प्लस H2O प्लस CO2। क्लियर है? ठीक। अब इसमें जो खास याद रखने लायक बात है वो क्या है? इफ सॉल्ट प्रोड्यूस, ये जो सॉल्ट बन रहा है, इफ सॉल्ट प्रोड्यूस्ड, देखो बच्चों एक बात याद रखना, मैंने ये रिएक्शंस करना आपके लिए इजी बना दिया, तो इन रिएक्शंस पर आपको ध्यान नहीं देना है। ये तो आपका बर्डन खत्म हो गया। अभी तक जितनी रिएक्शन कराई है इन सबका बर्डन तो आपका खत्म हो गया कि नहीं? कोई बर्डन ही नहीं है। आपको ये पॉइंट्स याद करना है, तो आपकी जीत कहाँ हो जाएगी? दूसरे स्टूडेंट से। उन्हें ये रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स याद करना है और आपको क्या करना है? सिंपली आपको पॉइंट्स याद रखना है। इफ सॉल्ट प्रोड्यूस्ड इज इनसॉल्युबल, अगर जो सॉल्ट बन रहा है वो इनसॉल्युबल है, then reaction does not proceed, then reaction does not proceed। ठीक है, तो अब आपको कैसे मालूम चलेगा? आपको कैसे मालूम चलेगा कि कौन सा सॉल्ट सॉल्युबल है कौन सा नहीं है, कौन सा इनसॉल्युबल है? तो इसके लिए मैं आपको एक सॉल्युबिलिटी चार्ट यहीं के यहीं करा देता हूं। तो अब मैं कराने जा रहा हूं आपको सॉल्युबिलिटी चार्ट, और उसके बाद में अपन इस चीज को आगे ले चलेंगे। सॉल्युबिलिटी चार्ट बहुत छोटा सा चार्ट है, बहुत सारे कंपाउंड्स के बारे में बताएगा। सबसे पहली स्टेटमेंट इसमें यह है कि सोडियम, पोटेशियम और अमोनियम का कोई भी कंपाउंड हो, कोई भी कंपाउंड, एनी कंपाउंड, एनी कंपाउंड ऑफ सोडियम, पोटेशियम एंड अमोनियम आर सॉल्युबल। वाटर में हमेशा सॉल्युबल रहेगा। कुछ भी बोल दूं, मैं बोल दूं सोडियम फॉस्फेट सॉल्युबल है, सोडियम कार्बोनेट सॉल्युबल है, सोडियम सल्फाइड सॉल्युबल है, सोडियम नाइट्राइट सॉल्युबल है, पोटेशियम नाइट्राइट सॉल्युबल है, पोटेशियम सल्फेट सॉल्युबल है, अमोनियम जिंकेट सॉल्युबल है, सोडियम एल्यूमिनेट सॉल्युबल है। सोडियम है ना, अमोनियम है या पोटेशियम है, तो वो क्या हो गया? वो आपका सॉल्युबल हो गया। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है इसमें। ये पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट होता है, तो ये तो पॉजिटिव वाले। अब देखो सॉल्ट दो चीजों से मिलकर बनते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है, तो पॉजिटिव में सोडियम, पोटेशियम या अमोनियम कभी भी लगेगा तो ये सॉल्युबल हो गए। अब नेगेटिव में बात करें तो ऑल नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स आर सॉल्युबल, ऑल
नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स आर सॉल्युबल। ठीक है, ये सभी के सभी क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। नाइट्रेट यानी कि NO3-1, नाइट्राइट यानी कि NO2-1, ये कहीं भी लगा हुआ। ठीक है, अब मैं बोल दूं लेड नाइट्रेट सॉल्युबल है, मैंने बोल दिया आयरन नाइट्रेट सॉल्युबल है, क्रोमियम नाइट्रेट सॉल्युबल है, कुछ भी बोल दूं मैं, टिन नाइट्रेट, स्टेनस नाइट्रेट सॉल्युबल है, स्टेनस नाइट्राइट सॉल्युबल है, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। ठीक, थर्ड पॉइंट है all chlorides and bromides and iodides are soluble in water। ये सभी soluble होते हैं किसमें, एक्सेप्ट, सिर्फ आप छोड़ दो, किसे किसे छोड़ दो, यहां पर एक मरकरी। ठीक है, तो मरकरी की आपने क्लोराइड बनाई, दूसरी आपने सिल्वर की क्लोराइड बनाई, तीसरी लेड की क्लोराइड बनाई। बात समझ में आई है? तो ये 3 की क्लोराइड आपने बनाई, कौन सी, जैसे हमने यहाँ पर बनाई HgCl, हमने ये बनाया AgCl, हमने बनाया PbCl2। ये सब इनसॉल्युबल होती है। क्या होती हैं, लेड, सिल्वर और मरकरी की हैलाइड, यानी क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, ये इनसॉल्युबल होगी। पर यहां पर एक खास बात याद रखना है, ये जो लेड क्लोराइड है PbCl2 है, इट इज soluble in hot water, soluble in hot water में ये soluble है, and insoluble in cold water। तो आप इससे खेल सकते हो, in cold water। समझ में आई ये बात, समझा? तो ये PbCl2 है, इसे आपने सॉल्ट को लिया, पानी में डाला, गर्म करोगे गायब हो जाएगा सॉल्युबल, ठंडा कर दोगे फिर से आ जाएगा। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं हम इसका, ऑल सल्फेट्स, जितने भी सल्फेट्स होते हैं, सल्फेट समझ गए हैं, SO4-2 आर इनसॉल्युबल, सारे के सारे इनसॉल्युबल होते हैं। बताइए एक्सेप्शन क्या होगा, दिमाग लगाइए। बिल्कुल सही, बनी बात है, मैंने आपसे कहा था सॉल्ट 2 चीजों से मिलकर बनता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नेगेटिव पार्ट इनसॉल्युबल है, पर पॉजिटिव पार्ट में अगर ये 3 लग जाए तो ये सॉल्युबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट और अमोनियम सल्फेट, ये सब क्या होते हैं, आर सॉल्युबल, ये सब सॉल्युबल होते हैं। इज इट क्लियर, समझ में आ गई बात? नेक्स्ट फिफ्थ में ऑल कार्बोनेट्स, सारे के सारे कार्बोनेट्स, सारी की सारी सल्फाइड्स, सारी की सारी सल्फाइड्स, ठीक है, सारे के सारे फॉस्फेट्स, ये सब क्या होते हैं, इनसॉल्युबल। क्या होते हैं, मैं आपसे कह दूं जिंक सल्फेट इनसॉल्युबल, जिंक कार्बोनेट इनसॉल्युबल, ठीक है, जिंक सल्फाइड इनसॉल्युबल, एक्सेप्ट किसे छोड़ दिया जाए, बिल्कुल सही, सोडियम, पोटेशियम एंड अमोनियम के, ये सब क्या हो जाएंगे, आर सॉल्युबल। कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, अब हाइड्रो ऑक्साइड के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहां पर, 6th। तो ऑल मेटलिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड एंड मेटलिक हाइड्रोक्साइड, वैसे भी आपको मालूम है मेटलिक ऑक्साइड में हम पानी मिलाते हैं तो मेटलिक हाइड्रोक्साइड तो बनी जाती है वो बेसिक नेचर में।
बेसिक तो हो ही जाती है, तो मैंने आपको बताई है, ठीक है। आर इनसॉल्युबल, ये सभी क्या होंगी, इनसॉल्युबल होंगी, एक्सेप्ट, बोलिए भाई, सोडियम पोटेशियम एंड अमोनियम। और एक बात याद रखिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो रहेगी वो स्लाइटली सॉल्युबल होगी। कैसी होगी, स्लाइटली सॉल्युबल, सॉल्युबल। अच्छा, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहां पर याद रखना, सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या ये सॉल्युबल होगा, और पोटेशियम बाइकार्बोनेट होगा कि नहीं होगा। क्या बताया था मैंने, सोडियम और पोटेशियम के सारे कंपाउंड क्या होते हैं, पर ये फुल्ली सॉल्युबल ना होकर ये क्या होता है, स्पेरिंगली सॉल्युबल, थोड़ा बहुत सॉल्युबल होता है, स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है, फुल्ली सॉल्युबल ना होता है। तो ये खास इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए, ठीक है। देखो ये पॉइंट्स बड़े काम आएंगे आगे 11 12th में भी, आपके प्रैक्टिकल्स में भी बहुत काम आएंगे जब हम सॉल्ट एनालिसिस वगैरह करते हैं। तो ये चार्ट तो स्पेशली बहुत अच्छे से याद रखना, और इसे तो बिल्कुल लिखकर आप स्टडी टेबल के आगे लगा लो इस चार्ट को, बहुत ही अच्छा चार्ट है सॉल्युबिलिटी चार्ट। अब यहां से आप इस स्टेटमेंट को समझ सकते हो कि डाइल्यूट एसिड की अगर हमने सॉल्ट के साथ रिएक्शन कराई, तो अगर सॉल्ट कैसा बन रहा है, इनसॉल्युबल है, तो ये रिएक्शन नहीं होगी, और अगर सॉल्युबल बन रहा है तो रिएक्शन हो जाएगी। समझ में आ गई बात, चलिए बाकी कल